Good morning, student. Today we study about prevention and storage of food in nutrition. We studied in unit 4, right? Chapter is 7. Okay, so let's continue from the prevention and storage of food. Okay. So इसके पहले मैंने आप लोगों को गोल्डन रूल्स और अदर मोड ऑफ प्रोसेसिंग फूड तक पढ़ाया था, है ना? यहाँ उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड टॉपिक, जो कि है प्रिवेंशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। अब आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर जो ये चार्ट बनाया गया है, इसमें लिखा है एक हाउसहोल्ड मेथड और दूसरी तरफ लिखा है इसका कमर्शियल मेथड। तो आप देख रहे हैं कि जो हाउसहोल्ड मेथड है उसमें क्या क्या चीजें दी गई है। लो टेम्परेचर और कोल्ड स्टोरेज, ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन, ठीक है, सॉल्टिंग एंड पिकलिंग, स्मोकिंग बाय एडिंग केमिकल्स। ये सारे किसके अंदर आते हैं? हाउस होल्ड के अंदर। अब इसको इन डिटेल भी जानेंगे हम, पहले कमर्शियल देख लेते हैं। कमर्शियल में क्या बताया गया है? कमर्शियल में बताया गया यूजिंग हाई टेम्परेचर, ठीक है, फिर आता है क्रिएटिंग अ वैक्यूम, फिर आता है ड्राइंग, फिर आता है इरेडिशन, फिर आता है बाय एडिंग शुगर, फिर आता है कैनिंग, फिर आता है एडिंग प्रिजर्वेटिव और लास्ट वन इज फ्रीजिंग। अब आप देख सकते हैं कि कई सारे ऐसे फूड है जो हम कमर्शियल मेथड और हाउस होल्ड मेथड दोनों ही तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी चीज को हमें लंबे समय तक रखना है, तो लंबे समय तक रखने के लिए हम उसको क्या करते हैं, जैसे अचार, चटनियां, ठीक है, इन सबको अपन क्या करते हैं, सुखाकर इनका पिकलिंग और सॉल्टेड डाल के, क्योंकि सॉल्ट से चीजें खराब नहीं होती, राइट। तो सॉल्टिंग करके हम उसको क्या करते हैं, रखते हैं, है ना। अब यहीं पे अगर कमर्शियल में देखें तो आपने देखा होगा मटर को हम फ्रीज करके रखते हैं, ठीक है, और ड्राइंग, सुखा कर रखना, ठीक है, या फिर वैक्यूम। अब वैक्यूम में क्या आएगा, जैसे आप चिप्स वगैरह को देखते हैं, है ना, तो चिप्स वगैरह के पैकेट में वैक्यूम, वो फूला हुआ रहता है, वैक्यूम बना के रखते हैं, है ना। और साथ ही साथ उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी डालते हैं। आपने किसी भी पैकेट को उठाया होगा, किसी भी पैक को उठाया होगा, तो उसमें क्या रहता है, प्रिजर्वेटिव्स डले हुए होते हैं, राइट। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसी चीजें जो उस चीज को लॉन्ग टर्म तक खराब ना होने दे, पर उन चीजों की भी एक्सपायरी होती है, ठीक है, उनका मैन्युफैक्चर डेट भी होता है, एक्सपायरी भी होती है, कुछ ही सालों तक, मतलब 2 से 3 सालों तक में वो चलते हैं, या किसी किसी का कुछ महीने तक का रहता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। अब हम पढ़ते हैं इनकी डेप्थ, इनका डीप जो है मीनिंग वो पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है इसके सब हेडिंग में हाउस होल्ड मेथड। हाउस होल्ड मेथड में नंबर 1 पे है एट लो टेम्परेचर और कोल्ड स्टोरेज, ठीक है, एट लो टेम्परेचर एंड कोल्ड स्टोरेज। सो यहाँ पर क्या देखते हैं, एट लो टेम्परेचर और कोल्ड स्टोरेज में द होम क्या है, रेफ्रिजरेटर होगा वहां पे, पर वो रजिस्टर हो गया है, हैज नाउ मेड इट पॉसिबल टू स्टोर एंड preserve a variety of food. Temperature of 1 to 4 degrees Celsius prevent food from spoiling for a short time, but frozen food kept 18 degrees Celsius preserve food for year. देखो, लो टेम्परेचर में आप जाहिर सी बात है कि यहाँ पे रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है, रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है, जो है उन लोगों ने रेफ्रिजरेटर को गलती से वैसा लिख दिया है, ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है। तो जो लॉन्ग टर्म जो फूड है उनको हम 18 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, प्रिजर्व करके रखते हैं, लेकिन जो शॉर्ट ड्यूरेशन में रखते हैं हम उनको 1 to 4 डिग्री सेल्सियस में प्रिजर्व करके रखते हैं कुछ घंटों के लिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम रेफ्रिजरेटर में खाना रखते हैं, ठीक है। देखो, तुमको पता है जिसमें ज्यादा बर्फ जम रही हो, एट
ये जो 1 to 4 डिग्री सेल्सियस है ये कम है, जो 18 डिग्री सेल्सियस है वो ज्यादा है। जब भी तुम मटर निकालते हो तो देखते हो ना एकदम बर्फ लगी हुई होती है, तो 18 डिग्री सेल्सियस का रहता है, लॉन्ग टर्म प्रिजर्व। समझ में आए? आइसक्रीम को बाहर निकालोगे मेल्ट हो जाएगी कुछ ही देर में, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म प्रिजर्व है ना। तो ये जो लो टेम्परेचर में कोल्ड स्टोरेज करते हैं ये फूड को प्रिवेंट करता है, क्योंकि बेटा जो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको अगर सुटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिला तो वो क्या होंगे, वो ग्रो अपने आप को नहीं कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू यू? ओके, देन नेक्स्ट इज ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन में वाटर जो है वाटर रिमूव कर देते हैं, ठीक है, वाटर रिमूव कर देते हैं, तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, ग्रो ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको वाटर नहीं मिलेगा। समझ में? उनको पानी की जरूरत होती है। सूखी चीज में धूप लगा, जैसे कि तुम देखो फफूंद लग जाती है, फफूंद मतलब फंगस लग जाती है तो हम उसको धूप में दिखा देते हैं, या तुमने देखा होगा नमी पड़ जाती है कभी कभी तो हम उसको धूप दिखा देते हैं, तो वो ड्राइंग मेथड में वो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नमी होने के कारण धीरे, देखो कोई भी चीज होगी ना धीरे धीरे नमी पड़ेगी, नमी पड़ने के बाद वहां पे बग्स आ जाएंगे, बग्स मतलब कीड़े लगने लगेंगे। समझ में आया? पर जब हम उसको ड्राइंग मेथड यूज करते हैं तो वहां के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों? डाई हो जाते हैं। ओके, तो ड्राई, ये कोल्ड स्टोरेज के बाद ड्राइंग और डिहाइड्रेशन करना। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का एक्सेस पूरा ही खत्म कर देना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वहां पे स्मोकिंग के बारे में। स्मोकिंग क्या है? स्मोकिंग, स्मोक अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ अल्कोहल, एसिड, फिनॉल एंड टॉक्सिक सब्सटेंस विच इनहिबिट माइक्रोबियल ग्रोथ, जैसे कि मीट टू बी स्मोक्ड एंड फर्स्ट सॉल्टेड, then smoke temperature control during smoking is essential for maintain the texture। देखो जैसे मीट वगैरह है तो उसको भी हम क्या करते हैं, स्मोक्ड। स्मोक मतलब स्मोकिंग नहीं, स्मोक मतलब होता है कि उसको ऐसे कुछ अल्कोहल और फिनॉल्स में ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस उसके में उसको स्मोक्ड करवाना है ना, ऐसे सेक कर रखना ताकि उसमें किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो। ये जो फिनॉल है ये हमने माइक्रोबायोलॉजी में मैंने तुमको बताया था सबसे बड़ा डिसइंफेक्टेंट है जो कि किल कर देता है किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। इज दैट क्लियर? है ना। तो ये तो इसीलिए ये स्मोक करके रखते हैं ताकि वहां पे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मीट है तो इसमें कीड़े तो आएंगे, ठीक है, वो डिकम्पोज होने के लिए है। इज दैट क्लियर? तो इन्हीं सारी चीजों की वजह से वहां पे क्या यूज करते हैं बच्चों, स्मोकिंग मेथड यूज करते हैं, ठीक है। स्मोकिंग मेथड में क्या क्या यूज करते हैं हम, फिनॉल्स, अल्कोहल, एसिड्स, है ना, ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस जिसमें माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। इज दैट क्लियर? इसीलिए बोल रही हूँ कि अपने अपने बुक्स में देखो क्या चल रहा है, तुमको पता तो। फिर बात करते हैं यहाँ पे सॉल्टिंग एंड पिकलिंग के बारे में। सॉल्टिंग एंड पिकलिंग क्या होता है बेटा, सॉल्ट सबसे बड़ा प्रिजर्वेटिव है। तुमने देखा होगा गांव में नींबू वगैरह या फिर मैंगो, है ना, या कुछ ऐसे वेजिटेबल्स जैसे गाजर, मूली का अचार, गाजर का अचार, इनमें सॉल्टिंग करके रखते थे धूप में सुखा के, फिर इनको प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करते थे, अचार बनाते थे, अचार बनाते थे। अब ये जो अचार है ना, ये जो अचार है, ये अचार जब बनता है तो कई साल चलता है, और जितना पुराना अचार उतना अच्छा रहता है ना, कई साल चलता है, तो ये कभी खराब नहीं होता। देखा तुमने अचार को खराब होते, बहुत सम इन रेयर केस कि उसमें पानी लग जाता है तो खराब हो जाता है, नहीं तो। और उसको क्या करते हैं, नमक डाल के हम क्या करते हैं, धूप में रखते हैं कि वो पक जाए। समझ में आया?
आ रहा है समझ में? तो ये एक प्रोसेस होती है सॉल्टिंग एंड पिकलिंग की, ये प्रिजर्व करने के लिए होता है। पहले के समय में इतनी वेराइटियां नहीं होती थी, तो लोग चार रोटी खाते थे, देखा तुमने? तो ये सारी चीजें यूज करते हैं। फिर आता है बाय एडिंग केमिकल्स। तो वेजिटेबल्स में या पिकलिंग में अब तो ये सारे केमिकल्स भी ऐड करने लगे हैं ताकि वो खराब ना हो। जैसे कि कॉलीफ्लावर का अचार बनाया है, रेडिश का अचार बनाया है, ग्रीन चिली का या जिंजर का अचार बनाया, तो उसमें हम एसिडोसिस वाली जो एसिड सो यहाँ पे बात करते हैं हम फिर कमर्शियल मेथड की। तो कैनिंग मेथड में हम देखते हैं सबसे पहले कि वेरियस फूड सच एज फ्रूट जूस, मिल्क, बेबी फूड, soup and soft drinks are preserved by canning. The food is first sterilized at high degree temperature, that means 135 to 175 degrees Celsius for short time, few seconds के लिए, then cooled and filled in sterilized container. देखो कैनिंग मेथड में जैसे तुम ये थम्स अप वगैरह पीते हो, या फिर बेबी फूड है, या फिर मिल्क है, या फिर जूसेस वगैरह है ना, तो क्या होता है पहले ये जितने भी फूड है उनको पहले स्टेरलाइज किया जाता है। स्टेरलाइज पता है कि स्टेरलाइजेशन की मेथड है ना, स्टेरलाइजेशन की एक ऐसी मेथड है जिसमें जो जो एरिया है वो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। तो पहले उनको फ्री किया जाता है, एकदम बहुत ही हाई टेम्परेचर पे उनको क्या किया जाता है, बॉईल किया जाता है। आफ्टर दैट उनको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। फिर उनको प्री स्टरलाइज मतलब पहले से ही स्टरलाइज करके कंटेनर रखा हुआ होता है, उन कंटेनर्स में उनको डालते हैं, ठीक है। कुछ सेकंड के लिए बाद उस कंटेनर में डाल के और स्टरलाइज एटमॉस्फेयर में उनको रखा जाता है। फिर उसमें लेबलिंग किया जाता है और फिर उसके जो इन दिस प्रोसेस जो विटामिन है थोड़े बहुत लॉस होते हैं, है ना। और इसी मेथड को क्या कहा गया है, कैनिंग मेथड। समझ में आया? ओके, देन नेक्स्ट इज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या है? a number of food that, for example, fruits, vegetable, meat and fish are preserved by freezing technique. ये जो है ये क्या होते हैं, ये फ्रीजिंग टेक्निक के थ्रू प्रिजर्व्ड होते हैं। वेजिटेबल्स जो कि है प्रिजर्व करके रखते हैं 8 to 10 मंथ के लिए, ठीक है। 8 to 10 मंथ के लिए इनको प्रिजर्व करके रखते हैं और इट इज अबाउट 3 मंथ तक इनको फ्रीज करके रखा जा सकता है। अब तुमने देखा होगा जैसे डीमार्ट वगैरह में जो वेजिटेबल्स रहते हैं जैसे जैसे फॉर एग्जांपल पुलाव का जो पूरा मिलता है वहां पे, है ना, उसमें वो सारी चीजें मिलती, कॉलीफ्लावर, कैरेट और बीन्स वगैरह सब कुछ मिलता है। उसको ना हाई डिग्री टेम्परेचर पे फ्रीज करके रखते हैं और वो लास्ट अप टू 3 मंथ के ही लिए काम होता है, करता है, ठीक है। उनको स्टरलाइज करके उसको ना 3 महीने तक का ही काम करते हैं। फिर वो उन सभी चीज को प्रिजर्व करके रखते हैं, तो उसी चीज को उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग मेथड बोला जाता है, ठीक है। फिर आता है बाय एडिंग प्रिजर्वेटिव। अब प्रिजर्वेटिव के थ्रू किसी चीज को प्रिजर्व करके रखना। फॉर एग्जाम्पल अ प्रिजर्वेटिव इज एनी सब्सटेंस which retards distillation of food. There are two group of preservatives used in food. सबसे पहला प्रिजर्वेटिव जो है जिसमें शुगर, कॉमन सॉल्ट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अल्कोहल, स्पाइसेस, विनेगर और हनी, इन सब में प्रिजर्वेटिव मिला होता है, पर रेस्ट्रिक्शन एडिशन होते हैं, मतलब ये फूड में डायरेक्टली ऐड नहीं किए जा सकते,
ये रेस्ट्रिक्टेड होते हैं फूड में ऐड करने के लिए। अगर इनको फूड के साथ ऐड, फूड अनाज के साथ ऐड कर देंगे तो वो खराब करने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अगर शुगर को हम किसी ऐसी चीज के साथ मिला देंगे तो उसमें कीड़े लग जाएंगे। समझ में आया? तो ये पहला क्लास का प्रिजर्वेटिव होता है। देन क्लास सेकंड में हम पढ़ेंगे, ओ आई एम सो सॉरी, हाँ, फिर आता है क्लास सेकंड में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिजर्वेटिव इंक्लूड chemical which inhibit microbial growth and can be added certain food only in definite permitted limits। जितनी लिमिट दी है उतना ही उस पे ऐड कर सकते हैं इस तरह के प्रिजर्वेटिव, ऐसे केमिकल प्रिजर्वेटिव जो उन चीजों को खराब ना हो, और ये केमिकल प्रिजर्वेटिव है। बाकी कौन से प्रिजर्वेटिव होते हैं, शुगर होता है, ये जैगरी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज किसमें मिलता है बेटा अपने को, केले में। ठीक है, ग्लूकोज किसमें मिलता है, ग्लूकोज किसमें मिलता है, किसमें मिलता है ग्लूकोज, सेजल किसमें मिलता है, वेरी गुड। ग्लूकोज आपको शुगर केन में मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स है जिसमें ग्लूकोज मिल जाएगा। समझ में आया? सबसे मेन सोर्स है शुगर केन, गन्ना। ठीक है, फिर आता है अल्कोहल। अल्कोहल और स्पाइसेस, स्पाइसेस मतलब जितने भी हमारे मसाले होते हैं वो भी प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा विनेगर। विनेगर मतलब सिरका, सिरका भी खराब होने नहीं देता है ना। तो ये सारी चीजें क्या करती है, प्रिजर्व करने में हेल्पफुल होती है। ठीक है, फिर और पर इनको ज्यादा अपन एडिशन सब्सटेंस के साथ, फूड के साथ ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, उतना ही क्वांटिटी में जितना जरूरी है। उसके बाद होता है जो सेकंड क्लास है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद इरेडिकेशन और वैक्यूम और ये सब है। तो मैं आपको बताती हूँ पहले शुगर का। शुगर से हम क्या क्या बनाते हैं, जैम्स, जेलीज, है ना, कैंडीज, फ्रूट्स, फ्रूट कैंडीज जो होती है वो बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि एक शुगर का को कैरमलाइज करके एक जो ऐसा ठंडा सा वो होता है स्लैब, उस पे लिटाते हैं, फिर उसको रोल करते हैं, इसकी कैंडी कट करते हैं, फिर जैसे ही वो कैंडी कटते ऐसा लगता है ग्लास को काट रहे हैं। कट कट वो एकदम सॉफ्ट हो जाती है बनाते टाइम। जब उसको काटते हैं ठंडी करके, वो गर्म रहती है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब उसको काटते हैं तो ऐसा लगता है ग्लास को काट रहे, कट 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 आवाज आती है ना। तो वो कैंडीज वो शुगर से बनती है। ठीक है, जैम्स आप लोगों ने किसान जैम बहुत खाया होगा, है ना, जली खाई होगी, है ना। तो ये सारी चीजें किससे बनती है, शुगर से। ठीक है, जाग जाओ तुम। फिर आता है रेडिएशन। फिर आता है इरेडिएशन, मतलब होता है रेडिएशन वेरियस फ्रीक्वेंसी रेयरिंग द लो फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव to high frequency gamma rays are being used to preserve various food. Ultraviolet irradiation is the most widely used for food industry. जैसे बेकिंग प्रोडक्ट, बेकिंग प्रोडक्ट हम किस में बेक करते हैं, ओवन में। ओवन में कौन सी रेज निकलती है, रेडिएशन निकलती है, फिर उसके थ्रू हम वो प्रिजर्व करके रखते हैं। तुमने देखा है पाव चल जाता है 3-4 दिन तक, और वो बेक होता है उसके थ्रू, इस वजह से उसमें सारे जो माइक्रो, जब उस थोड़े टाइम तक के लिए उसमें मतलब कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिसमें उसमें फंगस और ये सब नहीं लगता, और उनको धूप दिखाते हैं। फूड इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा यूवी रेस का यूज होता है, समझ, यूवी रेस का यूज होता है, समझ में आया। ठीक है, तो वो होता है इरेडिएशन में, उसमें रेडिएशन फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, फिर आता है डाइंग। डाइंग में, डाइंग में क्या होता है, ड्राइंग मिल्क इन अ लार्ज स्केल। फिर आता है
Drying of milk at large scale in milk plant by mechanical dryers is done to keep long time in a airtight container. अब तुमने देखा दूध को ना, जिसे अमूल का दूध आने लगा है, पहले उसको पास्चराइजेशन के प्रोसेस से करते हैं ताकि उसमें माइक्रोब ना बैठे, फिर उसको उस कंटेनर में डालते हैं। तो वो अमूल का दूध जो यहाँ रखा होता है, ड्राई करके उसको रखते हैं, है ना, लिक्विडिफाई करके, तो वो जो रखा हुआ तो लॉन्ग टर्म तक चलता है। सोचो, वो उसके मैन्युफैक्चर डेट से उसके एक्सपायरी डेट तक चलता है। तुमने देखा है अमूल के पैकेजिंग में वो जो पैक आता है, अमूल का छोड़ो, तुमने ये फ्रूट जूस वगैरह का भी देखा ना, फ्रूटी वगैरह पैक आते हैं, उनको कभी कभी वो लोग फ्रिज में, जब वहां का खत्म होता है तब यहाँ से स्टॉक से निकाल के फ्रिज में डालते हैं, देखा है। तो वो जो है ना, वो ये ड्राइंग मेथड से होते हैं, कमर्शियल में ड्राइंग मेथड यूज की जाती है उसके लिए। समझ में आया? देन नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ वैक्यूम। वैक्यूम तो मैंने तुमको बताया था कि ऑक्सीजन जहां नहीं रहेगा वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ होना कम है। समझ में आया? वैक्यूम से वो लोग ऑक्सीजन रिमूव कर देते हैं और फुला देते हैं उसको, फुला के उसको पूरा उसका एयर मतलब जो पैकेट होता है उसको फुला देते हैं और उसमें से ऑक्सीजन निकाल देते हैं, उसको पैक कर देते हैं। तो इससे ना माइक्रोब्स नहीं होते। ये तुमको किस में देखने को मिलेगा? चिप्स के पैकेट्स में, है ना। तो फिर आता है यूजिंग हाई टेम्परेचर destroy microorganism by denaturation of cell protein, inactivation of enzyme needed to them and bleaching। हाई टेम्परेचर में पास्चराइजेशन की प्रोसेस कर रहे हैं ये लोग। क्या कर रहे हैं बेटा? पास्चराइजेशन। ये रहा पास्चराइजेशन लिखा है इसमें, ठीक है। कितने कितने टेम्परेचर में कर रहे हैं? पहला टेम्परेचर है लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड 62 डिग्री सेल्सियस में, कितने मिनट तक के लिए? 30 मिनट तक के लिए। फिर आता है उससे हाई टेम्परेचर, कितना? 72 डिग्री सेल्सियस, कितने मिनट के लिए? 15 मिनट के लिए। फिर अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में स्टेरलाइज करते हैं, कितने मिनट तक के, कितने डिग्री सेल्सियस में? 135 डिग्री सेल्सियस में। कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए। दिस मेथड मेक्स फूड कमर्शियली स्टेरलाइज। ये मेथड जो है फूड को बहुत समय तक स्टेरलाइज करके रखती है। समझ में आया? ठीक है। तुमने देखा होगा दूध हम उबालते, जो उबालने वाली जो प्रोसेस होती है ना, कुछ देर तक हम धीमी गैस पे रखते हैं फिर तेज करते हैं, वो जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस पास्चराइजेशन के मेथड में ही आता है। जो ये जो पैकेट्स में दूध भर के आता है, वो पहले पास्चराइजेशन की प्रोसेस होती है, तभी तो इतने लॉन्ग टर्म के लिए चलता है वो। सोचो, चलता है कि नहीं चलता है? ऐसा समझ में आया? ये हमने किसमें पढ़ा? प्रिजर्वेशन में। अब हम बात करते हैं फूड हाइजीन के बारे में एंड सेफ फूड हैंडलर्स के बारे में। सबसे पहले हम फूड हाइजीन देखते हैं, फिर इतना मैं कंप्लीट कर दूं, उसके बाद फिर तुम लोग कल पढ़ना इसको, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे फूड हाइजीन के बारे में। तो फूड हाइजीन इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। It can be contaminated by bacteria and other microorganisms at any point during its journey। क्या होता है? फूड पोटेंशियल सोर्स लगाता है इन्फेक्शन। फूड हाइजीन क्या होता है एक्चुअल में? पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। इट कैन बी कंटामिनेटेड बाय बैक्टीरिया। फूड जो है किसी भी थ्रू से कंटामिनेटेड हो सकता है। कंटामिनेटेड मतलब खराब हो सकता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, किसी भी जर्नी, मतलब किसी भी टाइम पे, ठीक है। जर्नी फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। प्रोड्यूसर मतलब जो उस फूड को बना रहा है और जो उस फूड को खाने वाला है, कंज्यूम करने वाला है, जब से लेके तब तक वो पूरा फूड वो उस टाइम पे कभी भी खराब हो सकता है, ठीक है। तो वो खराब ना हो तो उसके लिए कुछ हाइजीन क्या करते हैं हम?
हाइजीन चीजें बरतते हैं, मतलब चीजों को इम्प्लिट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हाइजीन इम्प्लाइज हाइजीन in the production, handling, distribution and serving of all type of food in community health. Food hygiene is considered is an important aspect. अब देखो, प्रोडक्शन से लेके, हैंडलिंग से लेके, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, सर्विंग से लेके तक फूड को स्टरलाइज प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। अब जैसे प्रोडक्शन, प्रोडक्शन सपोज क्या हुआ, प्रोडक्शन मतलब क्या हुआ, जिसने फूड को बनाया, मतलब जैसे कि तुम सपोज तुम्हारे यहाँ पे 2-3 मतलब 100 kg की दाल बनी, दाल बनी मतलब दाल की खेती करी तुमने, अरहर की दाल खेती करी, ठीक है, उसमें पेस्टिसाइड वगैरह कीड़े वीड़े नहीं लगे वहां तक। अब फिर वो गया पैकेजिंग के लिए, पैकेजिंग करके तुमने डिस्ट्रीब्यूशन तक लाया, वो हैंडलिंग तक लाया, हैंडलिंग कौन सी प्रोसेस में आ गया, पैकेजिंग की प्रोसेस में, ठीक है। अब वो पैकेजिंग करके कहाँ रखाया, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन में, राशन की दुकान में भेजा, डी मार्ट में भेजा, अलग अलग कंपनी की दाल जो होती है ना, डी मार्ट में भेजा। अब डी मार्ट से तुमने खरीदा, अब तुमने उस दाल को खरीद के बनाया और सर्व किया, यहाँ तक की स्टरलाइजेशन की प्रोसेस फॉलो होगी कि नहीं होगी, और बीच में खराब हो गई तो, इसीलिए स्टरलाइजेशन की प्रोसेस यूज करते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं। समझ में आया, समझ में आया, ये होता है फूड हाइजीन। प्रोडक्शन से स्टार्ट होता है और सर्विंग तक खत्म होता है, समझ में आया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी स्टडी अबाउट under the food hygiene, where we study milk hygiene and meat hygiene. Oh, I'm so sorry. मीट हाइजीन के बाद पढ़ेंगे हम सैनिटेशन, ठीक है, ये सारा कुछ मीट हाइजीन और मिल्क हाइजीन में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें वही पास्चराइजेशन, बॉइलिंग और ये सब कुछ आएगा, है ना। तुमको इजी होगा जब हम स्टेरलाइजेशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये पढ़ने में इजी होगा। ओके, so that's all for today. Thank you. If you have any kind of doubt regarding to this video, do let me know in the comment box as well as in the WhatsApp group. Thank you.